हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं इन द टाइम ऑफ वॉर। इन द टाइम ऑफ वॉर क्या? प्राइम मिनिस्टर मोदी की हाल ही में यूरोप का दौरा की चल रहा है, जिसके अंतर्गत जर्मनी, नॉर्डिक कंट्रीज़ और साथ ही साथ फ्रांस की वो विजिट करने वाले हैं। और इसी समय उस पूरे रीजन में रसिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक भारत के सामने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखने या एक निर्णय लेने के लिए बड़ा कठिन समय है कि रसिया की निंदा करें या वेस्ट का साथ दें। वेस्ट में सभी कंट्रीज़ आ जाती हैं, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम इस एडिटोरियल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर इस एडिटोरियल की आपको PDF में मिल जाएगी, जिससे आप खुद भी अपने हिसाब से इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRI NATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसे अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इन द टाइम ऑफ वॉर के समय की बात है। इंडिया विल हैव टू फाइंड वे बिल्डिंग टाई विथ यूरोप विदाउट अपसेटिंग रशिया। तो इंडिया को एक इस प्रकार का रास्ता खोजना पड़ेगा कि वो यूरोप के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाए, और यूरोप के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के दरमियान ऐसा भी ना हो कि वो रसिया के लिए नाराज़ कर दे। रसिया के लिए नाराज़ करना हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा होगा, कई मायनों में होगा, क्योंकि एक रसिया अभी तक हमारी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक एक बहुत ही विश्वस्त पार्टनर रहा है रसिया भारत का। साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस इंपोर्ट है वो रसिया से ही होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन विजिट यूरोप कम एट टाइम व्हेन कॉन्टिनेंट इज फेसिंग बिगेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर क्या चीज़ है? कोल्ड वॉर रसिया और अमेरिका के बीच में एक तनाव की स्थिति का नाम है, जिसमें 1945 के बाद दोनों ही ताकतें, क्योंकि 1945 में परमाणु बम जापान पर जो गिरा दिया था अमेरिका ने, उसके कारण अमेरिका भी एक उभरती हुई क्या महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। और USSR, जिसे आप वर्तमान रसिया के नाम से जानते हैं, वो तो एक ताकत था ही। तो ये चीज़ दोनों, अब दो ताकतवर लोग रहेंगे तो ना वो उसकी सुनेगा ना वो उसकी सुनेगा, तो दोनों के अंदर जो तनाव रहा उसके कारण उसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। तो उस कोल्ड वॉर की सिचुएशन के बाद ये एक वर्तमान में ऐसा समय चल रहा है जिसमें लोगों के लिए, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे भारत हो या कोई और दूसरे राष्ट्र हों, उनके लिए एक निर्णायक भूमिका साबित या निर्णय लेने की स्थिति है कि आप किस तरफ हो, रसिया की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हो, अमेरिका की तरफ हो। तो ये एक कोल्ड वॉर के बाद की स्थिति है। तो मोदी ने इसी समय ऐसे विजिट किया कि जब ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट युद्ध में घिरा हुआ है या कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी के अंदर चल रहा है। कभी भी ये हो सकता है रसिया इस कॉन्टिनेंट में हमला कर दे, या इस कॉन्टिनेंट के कुछ देश जैसे वॉल्टिक नेशन है वो भी रसिया पे हमला कर दें। तो ये देखने वाली बात है। उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस क्षेत्र की विजिट की। इन जर्मनी, मिस्टर मोदी एंड चांसलर ओलाफ स्कोल्ज रीइटरेटेड द पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्री। और जर्मनी के जो चांसलर हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोनों ने एक दूसरे की जो बायलैटरल पार्टनरशिप है उसके लिए बढ़ावा दिया और बार बार इस चीज़ को दोहराया कि हमें इस पार्टनरशिप को, दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाना है। बर्लिन है ऑल्सो अनाउंस 10 बिलियन फॉर द बायलैटरल कोऑपरेशन। बर्लिन ने 10 बिलियन यूरो भी भारत के लिए दिए, दोनों की बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए। अब ये कहाँ पर यूज होंगे? ये मोस्टली खर्च होंगे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर। इन कोपेनहेगन, मिस्टर मोदी अटेंड द इंडिया नॉर्डिक समिट विथ लीडर ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। और कोपेनहेगन में भी जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क हुई, नॉर्वे हुई, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, इन सभी लीडर्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की। इन द लास्ट लेग द प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड टॉक पेरिस विथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हु वाज री-इलेक्टेड रिसेंटली। और सबसे लास्ट में वो फ्रांस जाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहाँ पर अभी हाल ही में री इलेक्टेड हुए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से उनकी मुलाकात होगी।
While bilateral issues are on the center this meeting, the elephant in the room is Russia invasion of the Ukraine. तो यहाँ पर जितने भी राष्ट्रों से या राष्ट्राध्यक्षों से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलेंगे तो बायलैटरल द्विपक्षीय संबंध तो एक प्रमुख मुद्दा रहेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं बिग एलिफेंट की तरह कौन काम करेगा? रशिया और यूक्रेन। बिग एलिफेंट मतलब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस रशिया यूक्रेन युद्ध की चर्चा तो होगी ही होगी और मोदी जी से कहा जाएगा कि भैया आप ना इस चीज़ को क्या करो, रशिया की निंदा कर दो, रशिया से जो भी जितने भी ट्रेड हैं या जितने भी व्यापारिक समझौते हैं उस चीज़ को क्या कर दो, रद्द कर दो, जिससे रशिया को ये फील हो कि भाई वो गलत कर रहा है। तो ये टॉक कहीं ना कहीं उसके बीच में रहेगी। Mr. Modi trip come few days after the President of the European Commission Ursula von der Leyen visited India। और मिस्टर मोदी की जो ट्रिप है वो तुरंत किसके बाद हुई कि जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट थी उर्सुला वंडर, उनके कुछ दिन पहले ही भारत आई थी और उसी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये विजिट यूरोप के लिए हो जाती है। न्यू दिल्ली इज न्यूट्रल पोजीशन, द वॉर हैज़ ट्रिगर्ड बोथ क्रिटिसिज्म एंड एंगेजमेंट फ्रॉम द वेस्ट। तो यहाँ पर जो न्यू दिल्ली ने अभी तक ना तो रसिया की निंदा की है ना ही उसे बढ़ावा दिया है, एक न्यूट्रल पोजीशन रखी है, तो उसमें भारत की इस निर्णय की निंदा भी हो रही है और एंगेजमेंट भी हो रहा है फ्रॉम वेस्ट। एंगेजमेंट कैसा हो रहा है कि देखो भारत की एक तरफ तो वेस्ट क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूरोप में बुलाया जाता है और वहाँ पर जोरदार स्वागत भी होता है और बायलैटरल इशू को डिस्कस भी किया जाता है। तो दोनों ही चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। इंडिया हैज़ सीन सेवरल हाई प्रोफाइल विजिट फ्रॉम वेस्ट विद सम टॉप ऑफिशियल प्रेस्टीज न्यू दिल्ली टू कट बैक ऑन ट्रेड विद रसिया अ ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जितने भी टॉप ऑफिशियल्स से इंडिया की जो मीटिंग हुई उसमें यही कहा गया कि भैया आप ना रसिया से जितने भी टाई स्ट्रेटेजिक हुई, व्यापारिक हुई, वो क्या कर दो, तोड़ दो, और इस चीज़ का प्रेशर बन रहा है। Among the Nordic 5 स्वीडन एंड among the Nordic 5 नॉर्डिक की जो 5 कंट्री हैं उनमें स्वीडन एंड फिनलैंड आर नाउ कंसिडरिंग ड्रॉपिंग देयर डिकेट्स लॉन्ग न्यूट्रलिटी एंड सीकिंग नेटो मेंबरशिप। तो यहाँ पर स्वीडन की जो नॉर्वे की नॉर्डिक कंट्री हैं जिनमें से 2 प्रमुख कंट्री स्वीडन और फिनलैंड जो अभी तक गुट निरपेक्ष या न्यूट्रलिटी को स्वीकार करती आई थी या न्यूट्रलिटी के साथ थी अभी तक कोल्ड वॉर के बाद, उन्होंने कहीं ना कहीं नेटो ज्वाइन करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या खोज रही हैं कि वो नेटो को ज्वाइन कर लें। कम से कम शांति बनी रहेगी। शांति क्यों बनी रहेगी? क्योंकि आपको मालूम होगा जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है उसके पीछे भी नाटो का जो एक्सपेंशन वाली नीति है उसी ने काम किया और रसिया ने चेताया भी था कि नाटो अगर अपनी एक्सपेंशन की नीति को त्याग देता है तो उसे युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन नेटो ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, इस चीज़ को हवा दी और उसके परिणाम स्वरूप ही रसिया ने क्या कर दिया, इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर। इन जर्मनी हाउएवर बोथ साइड्स शोज प्रैग्मेटिज्म ओवर द यूक्रेन क्वेश्चन। तो यहाँ पर जर्मनी की बात करें तो दोनों ही साइड मतलब इंडिया और जर्मनी दोनों के हित रसिया से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने सदी हुई बात की। जर्मनी लाइक इंडिया हैज़ डीप economic tie with Russia. If for India it is about defense supply, for Germany it is for almost 40% of its gas import requirement। तो यहाँ पर दोनों के हित कैसे जुड़े हुए? क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया के सबसे ज़्यादा जो डिफेंस इंपोर्ट है वो रसिया से होते हैं। जर्मनी की भी बात करें अगर तो जर्मनी का भी जो 40% नेचुरल गैस की सप्लाई है वो कौन करता है? रसिया करता है। तो दोनों ने ही क्या किया, सदी हुई बात की रसिया और यूक्रेन को लेकर। मतलब रसिया की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की जैसे यूएसए और कुछ पश्चिमी राष्ट्रों ने एक उसमें निंदा रसिया की। While the Russian aggression has prompted Germany to raise the defense spending and join the Western sanction regime, it has been reluctant to sending weapon to Kyiv compared to the NATO member in Eastern Europe। तो यहाँ पर जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है या रसिया का जो एग्रेशन है उससे उसने जर्मनी को चेता दिया और जर्मनी के लिए इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई आप डिफेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, इन्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट बनाओ। लेकिन साथ ही साथ जर्मनी दूसरी ओर यूक्रेन के लिए
किसी भी प्रकार के कोई हथियार भेजने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर वो हथियार भेजेगा तो वो डायरेक्ट रसिया की निगाह में आ जाएगा और फिर वो आपने देखा ही होगा कि 40% नेचुरल गैस की डिपेंडेंसी है जर्मनी की। अगर मान लो रसिया ने नेचुरल गैस बंद कर दी तो जर्मनी का बुरा हाल हो जाएगा। तो जर्मनी ने हथियार नहीं भेजे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंसर्न है और इस चीज़ को लेकर वो अपने हथियारों पर भी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है। वाइल मिस्टर स्कूल और द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू स्टॉप दिस सेंसलेस मर्डर एंड विड्रॉ योर ट्रूप। तो यहाँ पर रसिया जो चांसलर हैं जर्मनी के, उन्होंने अर्ज किया है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कि आप ये सेंसलेस मर्डर या इन कम शब्दों में कहें तो इस युद्ध को आप क्या कर दीजिए, रोक दीजिए और अपने जो ट्रूप्स हैं उनको वापस बुला दीजिए। लेकिन मिस्टर मोदी का जो ये तो उनका हो गया, मिस्टर मोदी का रिस्पॉन्स और ज़्यादा एक मेजर्ड या सधा हुआ रिस्पॉन्स था, जिसमें मिस्टर मोदी ने कहा ही सेड दैट नो पार्टी कुड इमर्ज विक्टोरियस एंड दैट डायलॉग वाज द ओनली वे आउट। तो यहाँ पर मिस्टर मोदी ने कहा कि कोई भी पार्टी यहाँ पर जीतने वाली नहीं है, दोनों ही पार्टी का नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर आप जो भी समाधान है वो अपनी वार्ता के थ्रू इस युद्ध का समाधान आप निकालिए और मिल बैठकर बात कीजिए। इंडिया एंड जर्मनी ऑल्सो अनवील्ड द कॉन्ट्योर ऑफ द नेक्स्ट लेवल देयर पार्टनरशिप। साथ ही साथ फिर इंडिया और जर्मनी ने दोनों ही अपनी द्विपक्षीय लेवल पर किस प्रकार से उनकी पार्टनरशिप फ़ायदा करेगी एक दूसरे को, उस पर चर्चा की। जर्मनी हैज़ सेड इंडिया इज़ द सेंट्रल पार्टनर इन एशिया दैट क्लोज कोऑपरेशन वुड कंटिन्यू टू एक्सपेंड। तो यहाँ पर जर्मनी ने ये कहा कि एशिया के अंदर जो इंडिया है वो एक सेंट्रल पार्टनर होगा जर्मनी का, और उस पार्टनरशिप को हम आगे आने वाले समय में और क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। यूरोप इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक मोर सिक्योरिटाइज अप्रोच फॉर फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नाउ गिवन द डायरेक्शन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर यूरोप की जो अपेक्षा है वो ये अपेक्षा है कि एक उसकी जो सिक्योरिटाइज अप्रोच है वो दूसरे राष्ट्रों के साथ बने, द्विपक्षीय रिलेशन बने। क्यों बने? क्योंकि रसिया यूक्रेन के वॉर से बहुत से ग्लोबल ऑर्डर में बहुत सी चेंजेस आए हैं। कई राष्ट्र किसी के साथ थे, अब किसी के साथ हैं, उनके व्यू निकल कर सामने आ रहे हैं। और वर्तमान समय में देखें तो सभी के सभी अपनी इकोनॉमी और आर्थिक चीज़ों को लेकर बड़े कंसर्न हैं। तो ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि यूरोप क्या कर रहा है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक बड़े लेवल पर चेंज कर रहा है रसिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड व्हेन यूरोप विटनेस द रिलेटिव स्टेबिलिटी इंडिया मैनेज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टाई विद बोथ द वेस्ट एंड रसिया। तो यहाँ पर अगर देखने वाली बात है कि जैसे कोल्ड वॉर का समय था उसके अंदर यूरोप ने जो एक स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब अगर हम स्पष्ट रूप से ऐसी बात करें कि भाई ये राष्ट्र अमेरिका के साथ थे, ये राष्ट्र रसिया के साथ थे, तो यूरोप ऐसा नहीं रहा कि किसी के साथ स्पष्ट रूप से रहा, लेकिन फिर भी उसने एक स्टेबिलिटी मेंटेन की और कुछ हद तक वो यूएसए के तरफ झुका रहा। और जैसे आपने देखा कि 40% गैस रसिया से परचेस कर रहा है, तो कुछ हद तक यहाँ पर रसिया के साथ झुका रहा। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने चाहे वेस्ट हो चाहे रसिया हो, दोनों के साथ एक प्रॉपर रिलेशन बनाए रखे और मेंटेन रखा, अपना एक स्ट्रेटजिक पोजीशन मेंटेन रखी, किसी बगैर किसी के तरफ झुकाव के। बट दैट एरा ऑफ द मल्टी डायरेक्शनल पार्टनरशिप इज फेसिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट नाउ विद द बेस्ट सीकिंग टू बीकन रसिया एंड मॉस्को वार्निंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो वेस्ट है वो, या जो पहले से चले आ रहा है जो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि रसिया को वीक कर दिया जाए और उसमें स्पष्ट रूप से जो राष्ट्र हैं वो या तो रसिया के साथ रहें या वेस्ट के साथ रहें। तो ये एक बहुत बड़ा एक टेस्ट चल रहा है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कि कौन राष्ट्र किसके साथ जाएगा। द चैलेंजेस बिफोर न्यू दिल्ली इज build a stronger strategic future with Europe without immediately disrupting a complex but vital partnership with increasingly isolated angry Russia। तो यहाँ पर ये एक चुनौती है न्यू दिल्ली के सामने कि कैसे वो अपने फ्यूचर रिलेशन जो यूरोप के साथ है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही साथ
जो आइसोलेट कर दिया गया है रसिया के लिए एक पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उसके साथ भी अपने संबंध को ख़राब ना करे और साथ ही साथ यूरोप के साथ भी स्ट्रॉन्गेस्ट टाई बना के रखे। तो ये एक चुनौती है और देखने वाली बात है कि आखिरकार इंडिया इस चीज़ को कैसे मैनेज करता है। तो दिस वाज टुडेज एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर टुडे।